नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, कांग्रेस के बागी नेता जम्मू में फिर जुटे, बोले आजाद के साथ खड़े हैं। बंगाल में बेटी और बुआ की राजनीति, पीके ने बीजेपी को दी चेतावनी। राहुल ने कहा बीजेपी और संघ ने संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। असम में बीजेपी के सामने सरकार बनाने की चुनौती, कांग्रेस से कड़ी टक्कर। अमेरिका ने खशोगी मामले में सऊदी प्रिंस को घेरा, लगा सकता है प्रतिबंध। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष और पार्टी में आंतरिक चुनाव कराने की मांग कर चुके वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी देते हुए खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। जम्मू में आयोजित शांति सम्मेलन में लंबे वक्त से बागी तेवर अपना रहे कपिल सिब्बल ने कहा, ये सच बोलने का मौका है और हम सच ही बोलेंगे। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस हमें कमजोर होती दिख रही है और इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर हमें इसे मजबूत करना है। सिब्बल ने कहा, हम नहीं चाहते कि गुलाम नबी आजाद साहब को संसद से आजादी दी जाए। आजाद कई मंत्रालयों को संभाल चुके हैं और बहुत अनुभवी हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि कांग्रेस आजाद के अनुभवों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। एक और बागी नेता आनंद शर्मा ने कहा, हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल कर आए हैं, छात्र और युवक आंदोलन से आए हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं। ये हक किसी को नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बनाएंगे कांग्रेस को और इसे मजबूत करेंगे। शर्मा काफी गुस्से में दिखाई दिए। आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा घर मजबूत नहीं रहता जिसमें दो भाई अगर अलग अलग विचार रखते हों और कोई क्या मतलब निकालेगा इस डर से अपने विचार भी व्यक्त न कर सकें। याद दिला दें कि इन नेताओं की ओर से बीते साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी और उसके बाद पार्टी में भूचाल आया था। इन नेताओं को G23 का नाम दिया गया है। G23 गुट के जो नेता जम्मू पहुंचे हैं उनमें गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी, विवेक तनखा सहित कुछ और नेता भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सभी नेताओं ने सम्मेलन में भगवा पगड़ी पहनी हुई थी। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस हाईकमान और इनके बीच क्या संवाद नहीं हो रहा है, क्या बातचीत नहीं हो रही है, या बातचीत कोई सिरे नहीं पहुंच रही है, इनका असंतोष कम नहीं हो रहा है और ये बार बार सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी, अपना असंतोष, अपनी शिकायतें जाहिर कर रहे हैं। और अगर इस तरह से कर रहे हैं तो इससे पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है और पार्टी हाईकमान इस बारे में कितनी सजग, कितने सचेत है, वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या इन असंतुष्टों का एजेंडा कुछ और है। भगवा पगड़ी धारण करने के बाद एक उससे संदेश निकाला जा रहा है कि कहीं ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर, इशारे पर तो नहीं हो रहा। गुलाम नबी आजाद के रिटायरमेंट पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आंसू बहाए थे, उसको लेकर भी उस समय ये सवाल उठा था कि क्या गुलाम नबी आजाद को बीजेपी इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है, क्या आजाद इस्तेमाल होने जा रहे हैं, या ये सचमुच में कट्टर कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस को बर्बाद होते हुए नहीं देख रहे हैं और इसीलिए चुप नहीं है, कांग्रेस को बदलना चाहते हैं, समय के हिसाब से उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये नई और पुरानी पीढ़ी का टकराव है जिसमें ज्यादातर ये पुरानी पीढ़ी के नेता अपने को अलग थलग पा रहे हैं और जो नई पीढ़ी के नेता हैं, राहुल गांधी जो अपनी टीम बना रहे हैं, उनमें इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। इसलिए ये असंतोष इस रूप में सामने आ रहा है। कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। ऐसे वक्त में जब उसे एकजुट होना चाहिए, संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत शक्ति के साथ चुनौती खड़ी करनी चाहिए, तब वो बिखरी बिखरी आपस में लड़ती भिड़ती दिख रही है और इससे एक गलत मैसेज पूरे देश के मतदाताओं को जा रहा है और जाहिर है कि ये कांग्रेस के पक्ष में तो कतई नहीं है। अगली खबर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें करूंगा। पहली गुजारिश तो ये है कि सत्यहिंदी.com का ऐप अगर अभी तक आपने
डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया उसे डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। दूसरा निवेदन यह है कि सत्यहिंदी.com सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है और हम उस धन के लिए कारपोरेट की तरफ नहीं देख रहे हैं, सरकार की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम आपके सहयोग की तरफ देख रहे हैं। इसलिए कृपया हमारी सदस्यता योजना का ब्यौरा देखिए और अपने लिए एक सदस्यता चुन लीजिए। इस तरह से आप हमारे लिए आर्थिक संबल बन सकते हैं। सदस्यता के लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये कदम जरूर उठाएंगे। और अब अगली खबर लेते हैं। बीजेपी ने टीएमसी के नारे बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का जवाब देने की कोशिश में बंगाल की अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी किया है। इसमें ममता बनर्जी को बुआ दिखाया गया है और कहा गया कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। लेकिन इसके जवाब में टीएमसी ने बीजेपी से यह साफ करने को कह दिया है कि इनमें से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है, कृपया बता दें बंगाल में बीजेपी के पास अभी कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। उसने किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है और ममता बनर्जी सभी पर भारी पड़ती दिख रही हैं। जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं उनमें मुख्यमंत्री पद के रूप में ममता को पहली पसंद बताया जा रहा है और उन्हें करीब 50% मतदाताओं का पसंद उनको हासिल है। और जो दूसरे नेता हैं दिलीप घोष वगैरह, वो करीब 20% के आसपास हैं। इसके साथ ही टीएमसी बंगाली और बाहरी का भी दांव खेल रही है। वो ममता को बंगाली और बीजेपी नेताओं को बाहरी यानी बहिरागत, बाहर से आए नेताओं के रूप में दिखा रही है। उन्हें गुजराती कहकर हमले कर रही है। जाहिर है कि गुजराती कहने का मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। बीजेपी का कहना है कि उनका मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार होगा वो बंगाल से ही होगा। उधर टीएमसी के चुनावी अभियान को संभाल रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक लड़ाई बंगाल में लड़ी जाएगी और बंगाल के लोग इस संदेश के साथ तैयार हैं कि वे सिर्फ अपनी बेटी को चाहते हैं। उन्होंने फिर से कहा है कि उनके पुराने ट्वीट को निकाल कर रख लें। 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो वो साबित करेंगे कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है और अगर ऐसा कर लिया उसने तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। तो पश्चिम बंगाल का चुनावी मैदान सज चुका है। दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हैं, दोनों तरफ से गोले बारूद दागे जा रहे हैं। बीजेपी की जो यूएसपी है वो एकमात्र है हिंदू पोलराइजेशन की, हिंदुत्व की राजनीति, और जो उसके पास सरकारी मशीनरी है, ढेरों संसाधन है, पैसा है, वो पूरा वहां झोंक रही है। और जो टीएमसी है वो इस तरह से अपनी घेरेबंदी कर रही है कि वो बंगाल की पार्टी है, बंगाल की नेता है ममता बनर्जी, अपने डेवलपमेंट एजेंडा पर भी वो काम कर रही हैं और दूसरे जो चुनावी जोड़ तोड़ गणित हैं उनमें भी वो मशगूल है। एक तीसरा फ्रंट है जो सीपीएम और कांग्रेस से मिलकर बना है, उसमें कुछ और दल शामिल हैं। वो भी अब इस बार नई चुनौती के सामने खड़ा हो रहा है और उसको भी ठीक है पहले नंबर का दावेदार नहीं माना जा रहा, लेकिन ये माना जा रहा है कि पिछले बार के मुकाबले उसका प्रदर्शन कहीं बेहतर होगा। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दक्षिण भारत की अपनी चुनावी जनसभाओं में बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में वकीलों के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद कर दी गई हैं। हालत ये हो गई कि लोग संसद और न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा उन्होंने खुद के बीजेपी के निशाने पर रहने को लेकर कहा कि बीजेपी उन पर निशाना इसलिए कर रही है क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं है। मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं इसलिए वो मुझसे डरती है। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र एकदम से नहीं मरता, धीरे धीरे मरता है। आरएसएस ने संस्थाओं में बने हुए संतुलन को खत्म करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केरल से लेकर असम हर जगह की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर दूर किसानों के पास जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि मंदी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में
3.9% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ नरेंद्र मोदी ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि वो देश के दुश्मन हो। तो ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक में राहुल गांधी ने जो भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी तबाही की बात की है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे संसद हो, चाहे दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी बात हो, सीबीआई ईडी के इस्तेमाल की बात है, न्यायपालिका पर भी संदेह उठ रहे हैं। और ये राहुल गांधी ही नहीं, दुनिया भर में कहा जा रहा है। आज ही जो लंदन से निकलने वाली द इकोनॉमिस्ट है, दक्षिणपंथी पत्रिका है, उसने भी भारत सरकार के रवैये को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। वॉशिंगटन पोस्ट का भी आज एडिटोरियल है, उसमें भी कहा गया है कि असहमति विरोध को कुचलने का काम कर रही है सरकार और एक तरह की स्वेच्छाचारी सरकार है, निरंकुश सरकार है। तो ये पूरे लोकतंत्र का चरित्र ध्वस्त हो रहा है। ये जो बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, जो कार्यप्रणाली है, जो एजेंडा है, उसकी वजह से, और ये चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात निश्चित रूप से है कि जो किसान जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं उनको एक तरह से उपेक्षित नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, करीब 250 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके मुंह से एक अल्फाज उनके लिए नहीं निकला है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है, उनकी जो मांगे हैं उन पर एक अड़ियल सा रवैया अख्तियार किया हुआ है। तो कृषि क्षेत्र ने अभी इस कोरोना संकट के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला, जैसा कि 3.9% की विकास दर उस समय भी दर्ज की जबकि सारी अर्थव्यवस्था हमारी निगेटिव पर चली गई थी और मंदी आ गई थी, लेकिन तब भी किसानों ने इस तरह का योगदान दिया और उनके साथ ये व्यवहार भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। असम में इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। उसके लिए अपनी सरकार को बचाना आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस AIUDF और दूसरे दलों के साथ मिलकर उसने एक ताकतवर गठबंधन बना लिया है और राज्य में सरकार के खिलाफ असंतोष भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। असम में विधानसभा की 126 सीटें, इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी के 60 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 26 सीटें हैं। बीजेपी ने राज्य की 126 में से 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। मोदी लहर को भुनाते हुए उसने 2016 के चुनाव में सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 86 सीटें जीती थी। बीजेपी को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो विपक्षी दलों कांग्रेस और अल्पसंख्यक आधारित अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के गठबंधन के रूप में सामने आ रही हैं। 2016 के चुनाव में 84 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और उसका वोट शेयर कांग्रेस के 31% के मुकाबले 29.5% था, यानी 1.5% उसका वोट परसेंटेज कम था। कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 26 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी AGP BF का संयुक्त वोट शेयर 41.9% था। उधर अगर कांग्रेस AIUDF के वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो वो करीब 44% हो जाता है। कांग्रेस और AIUDF ने पिछले चुनाव में कोई गठबंधन नहीं किया था। अब जब वे एक साथ लड़ेंगे और सीट साझा करने की व्यवस्था होगी तो इससे बीजेपी विरोधी वोटों के विभाजन के रुकने की संभावना बन जाती है। उधर नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ हुए आंदोलनों का भी असर इस चुनाव पर पड़ना लाजमी है और दूसरे तरह के असंतोष भी वहां विभिन्न समाज के हिस्सों में पनप रहा है। उसमें महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, केंद्र सरकार की उपेक्षा भी है और जो स्थानीय समस्याएं हैं वो अपनी जगह पर हैं ही। आइडेंटिटी का प्रश्न भी बहुत है और इन सब का क्या असर पड़ेगा, इनको कैसे बीजेपी सरकार डील करेगी, ये देखने की बात है। लेकिन ये चुनाव केक वाक नहीं है बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लिए उम्मीदें हैं, लेकिन वो कैसे चुनाव लड़ती है इस पर डिपेंड करेगा। आज की अंतिम खबर, क्या अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां जो बाइडेन प्रशासन ने रियाद का राजकाज देखने वाले शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को कड़ा संकेत दिया है। क्या अमेरिका इसके बावजूद
सऊदी शहजादे के खिलाफ किसी तरह का कदम उठा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से जुड़ी रिपोर्ट आने के पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी शहजादे, जिन्हें एमबीएस भी कहा जाता है, उनसे बात नहीं की। बाइडेन ने सीधे 85 साल के बुजुर्ग और अशक्त व बीमार रहने वाले शाह सलमान से बात की, जबकि पूरा राजकाज शहजादे के हाथ में है और व्यवहारिक तौर पर उन्हें ही असली राजा माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि क्लासिफाइड फाइलों में जमाल खशोगी की हत्या के आदेश देने की जिम्मेदारी एमबीएस पर डालने के बावजूद बाइडेन प्रशासन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करेगा। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति बाइडेन एमबीएस के खिलाफ किसी तरह का प्रतिबंध लगाएंगे? हालांकि पर्यवेक्षकों का कहना है कि वो इसकी संभावना बेहद कम देखते हैं। स्नोक्राफ्ट मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी इनिशिएटिव नामक सुरक्षा थिंक टैंक के कर्स्टन फोंतेरोज ने द गार्जियन अखबार से कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वे लोग एमबीएस पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन वे कम से कम सऊदी अरब की सरकारी संस्थाओं और खासकर निवेश करने वाली पीआईएफ पर रोक लगा सकते हैं। कर्स्टन फोंतेरोज ने यह भी कहा कि जरूर हो सकता है कि बाइडेन प्रशासन एक बयान जारी करके कहे कि वह उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहता है। वैसे भी वो इसका संकेत पहले ही दे चुके हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि मध्य पूर्व के भौगोलिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सऊदी अरब की भूमिका पहले की तरह बनी हुई है। अमेरिका सऊदी अरब पर कच्चे तेल के लिए एक हद तक निर्भर है, वहां से उसे अरबों डॉलर का निवेश मिलने की संभावना। इसके अलावा रियाद अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीद सकता है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन किसी सूरत में सऊदी अरब को नाराज नहीं कर सकता है। दरअसल बाइडेन अब पूरे मध्य पूर्व में अपनी राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो लीगेसी छोड़कर गए हैं, जिस तरह के संबंध छोड़ गए हैं, वो उन्हें रास नहीं आ रहे थे, वो पहले ही जाहिर कर चुके थे और अब वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। अब वो ट्रंप के दामाद कश्नर की दोस्ती थी मोहम्मद बिन सलमान से, इसलिए वो उनसे डील कर रहे थे, लेकिन यहाँ बाइडेन ने उस समीकरण को बदल दिया है। मध्य पूर्व के दूसरे देशों के मामले में भी संबंध बदल रहे हैं। इजराइल को बहुत भाव नहीं दे रहे हैं बाइडेन, दूसरी तरफ ईरान पर दबाव भी बना रहे हैं और न्यूक्लियर डील की रिवाइवल की, उसको वापस लागू करने के बारे में भी बातचीत चल रही है। तो आने वाले चंद महीनों में और भी वहां इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त है और दोनों के हित एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए हैं। अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है सऊदी अरब में, इसलिए उनके बीच में थोड़ा तनाव तो पैदा हो सकता है। सलमान को लेकर भी तनाव हो सकता है और उसको थोड़ा दंडित किए जाने की किसी परोक्ष ढंग से भी संभावना है, लेकिन बहुत बड़े फेरबदल की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।